ओके, वेलकम बैक। तो ये क्लास 12th के पॉलिटी सब्जेक्ट का ये फोर्थ चैप्टर होगा आपके एनसीईआरटी का, जो ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स के बारे में बात करेगा, है ना। एग्जैक्टली देखिए कि इस चैप्टर से पहले हमने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं कि हमने देखा था कि बाईपोलैरिटी बन रही थी, है ना। फिर एक तरीके से हमें देखने को मिला कि बाईपोलैरिटी जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गई, क्योंकि उसमें हमने यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन देखा था। तो डिसइंटीग्रेट होता है तो इस कारण से पूरी तरीके से वो खत्म हो जाती है। साथ ही साथ हमने देखा कि जर्मनी का बर्लिन वॉल जो है वो वहाँ पे टूटता है। वो एक सिंबल होता है कि अब जो है वो हम लोगों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो इसके कारण से धीरे धीरे वो बाईपोलैरिटी खत्म होती है, कोल्ड वॉर खत्म होता है। और यूएसएसआर में 1991 के आसपास हमने देखा था कि पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेशन हो जाते हैं। अलग अलग कंट्रीज अपना अलग अलग एक इंडिविजुअल फॉर्म कर लेती हैं, और रशिया भी एक तरीके से अलग हो जाता है। अब इस चैप्टर में हमें देखना है कि ऑल्टरनेटिव सेंटर्स क्या थे पावर के, क्योंकि अब लोगों को पता था कि देखो यार, अब अकेला पड़ गया है कौन, यूएसए। अब यूएसए सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो वो अपनी ही मनमानी, उसकी ही हेगेमोनी हर जगह पे चलेगी, वो अपनी ही मनमानी हर जगह पे करेगा। तो सारा पावर किसी एक पर्सन के पास हो, एक नेशन के पास हो। इससे अच्छा है कि हमें ऑल्टरनेटिव सेंटर्स पावर के रखने पड़ेंगे, जिससे जो पावर है वो पूरी तरीके से क्या हो, एक तरीके से डिसेंट्रलाइज हो। ये हम इनका मोटिव था। तो ये एक तरीके से ये दिखा रहे हैं कि देखिए, इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कई सारी और ऐसे एसोसिएशंस बनी, जिसमें सबसे बड़ा आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एशियान के बारे में पढ़ेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो सब बहुत ही ज़्यादा इंडिया न्यूज़ में अभी है, इंडियन न्यूज़ में रहता है ये हमेशा ही। तो इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। एक तरीके से इनको ही काउंटर करने के लिए बना था कि सारा पावर एक तरीके से एक पर्सन के पास ना चला जाए। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम आगे ये भी बात करेंगे कि धीरे धीरे जो चाइना है वो कितनी जल्दी एक मतलब बहुत ही बड़ी इकोनॉमी में डेवलप होता गया। इस समय आप देख रहे हो कि चाइना जो है वो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी वर्ल्ड की इकोनॉमी है। और ऐसा भी कहा जा रहा है, इस आपके बुक में कहेगा कि 2040 में जा करके ये ओवरटेक कर लेगा यूएसए को। लेकिन हर तरफ न्यूज़ यही है, जो बाहर सर्वे वगैरह होते हैं उसके थ्रू, कि 2030 में चाइना जो है वो ओवरटेक कर लेगा यूएसए को सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने में। यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिखा रही हैं, जिसमें ये दिखा रही है कि स्टार्टिंग में उन लोगों ने कैसी कैसी नीतियां चलाई, क्या क्या चीज़ें करी, जिससे उनको धीरे धीरे करके एक तरीके से आपको यहाँ पे देख रहा है कि एक फोटो दिखाना चाह रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये डेवलप एक तरीके से हो गया। वर्ड कहता है कि द टू इमेजेस वेर आर हियर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू फेजेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ चाइना। The red poster, Socialist Road, is the broadest of all, represent the ideology and the guided China during its early phase after the revolution. The photograph below, मतलब इस फोटोग्राफ की बात कर रहा है, is that of the city of Shanghai. शंघाई का ये है, द सिंबल ऑफ चाइनाज न्यू इकोनॉमिक पावर। ये शंघाई का एक फोटो, और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा डेवलप ये सारी चीज़ें देख करके लग रही हैं, है ना। तो इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में आगे बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करते हैं, जो इस समय करंट वर्ल्ड में अगर आप देखोगे तो अगर आप देखोगे कि यूएस की इकोनॉमी को जो काउंटर करने वाला है वो यूरोपियन यूनियन ही है। आप देखोगे डॉलर सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पावरफुल का मतलब ये नहीं कहना चाहता कि कन्वर्जन सबसे ज़्यादा है उसका, कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जगह पे डॉलर को माना जाता है। और वैसे ही सबसे उतनी ही ज़्यादा जगहों पे यूरोपियन यूनियन के जो बनी हुई करेंसी है, यानी यूरो, जो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ में चलती है। तो वहाँ पे जो यूरो है वो भी, उसकी भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंस है हर जगह पे। तो यूरोपियन यूनियन के बाद बात करते हैं। देखो हुआ क्या कि एक्चुअली जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, अब यूरोपियंस के पास एक क्वेश्चन आ गया है ना। लोग उनसे क्वेश्चन करने लगे कि भैया अब क्या करना है, जो पुरानी राइवलरीज थी हमारे बीच में, क्योंकि देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इन सभी में यूरोपियन कंट्रीज का आपको देखने को मिलेगा कि इनका डायरेक्ट जंप था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो यूरोपियन कंट्रीज ही थे जो आपस में लड़ाई वगैरह कर रहे थे, है ना। ऑटोमन अम्पायर वगैरह और सारी चीज़ जो वेस्टर्न कंट्रीज में थी, आपस में उनकी राइवलरीज चल रही थी। सेकंड में भी आपको देखने को मिलेगा कि जर्मनी के अगेंस्ट में इधर कौन सा था, इंग्लैंड, मतलब आपको ब्रिटेन देखने को मिलेगा। और उधर फ्रांस भी इनके अगेंस्ट में था। तो इधर आपस में लड़ाइयाँ फिर चली थी, फिर से इसमें यूरोपियन कंट्रीज का इंटरवेंशन था। तो अब ये बात क्वेश्चन आया कि यार ऐसा क्या है कि अब मतलब अब हमें पुरानी जो हमारी राइवलरीज है उसको ही अभी हमें चलाना है, या हमें अपने प्रिंसिपल को, इंस्टीट्यूशंस को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है और थोड़ा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ना है। उनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लेकिन ये दिखा कि यार ऐसा है, जैसे ही 1945 का वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, यहाँ पे उन्हें ये देख के मिला कि कई सारी हमें इकोनॉमिकल लॉसेस हुई हैं, कई सारे डिस्ट्रक्शंस हुई हैं।
तो ये सारी जो हमारे पास लॉसेस हुई हैं, इनको कहीं ना कहीं से रिकवर करने की सभी को ज़रूरत है, क्योंकि इससे सभी लोग दिक्कत में आ रहे हैं। दिक्कतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कई सारी जगहों पे उनको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी सर्वाइवल की भी। इस बीच में एक बहुत बड़ा प्लान आता है जिसे कहते हैं मार्शल प्लान, बहुत ही फ़ेमस प्लान है ये। ये एक ऐसा प्लान है जिसके कारण से जो यूएस है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, और ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया। ये प्लान एक्चुअली था क्या, जिस तरीके से एक शॉक थेरेपी थी, तो यहाँ पे ये प्लान मार्शल प्लान उससे उतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं था, लेकिन ये एक तरह का एड था। एड मतलब लोगों के लिए हेल्प था। हेल्प ये था, ये मार्शल एक पर्सन थे, काफ़ी ज़्यादा सर्व किया नेशन को, फिर बाहर गए है ना, फिर वापस आए, मिलिट्री वगैरह में थे ये। तो इन्होंने एक प्लान लाया। प्लान ये था कि एक्चुअली देखिए क्या है, कि अगर यूएस को और ज़्यादा ग्रोथ करना है, तो यूएस में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको बाहर जा करके कहीं पे सेल भी करना होगा। सेल करना होगा तो वहाँ का मार्केट अच्छा ना हो चाहिए, लोगों के पास इतना पैसे तो होना चाहिए कि वो खरीदें। लोग अगर इसी में स्ट्रगल करेंगे कि उनके पास एटलीस्ट घर आ जाए, झोपड़ियाँ आ जाए, खाने के लिए आ जाए, उसके वो चीज़ें अगर कंप्लीट नहीं हो पाएगी तो अगली चीज़ वो कैसे देखेंगे। तो यानी कि अगर आपको उनको अपने टीवी, फ्रिज, एसी, एग्जांपल दे रहा हूँ, कि अगर ये सारी चीज़ें बेचनी है तो एटलीस्ट उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हों, वहाँ पे एक मार्केट हमें क्रिएट करना होगा। तो मार्शल के नेतृत्व में ये एक कमेटी जो थी वो ये चीज़ रखती है वहाँ पे कि कई सारी कंट्रीज़ में हमें क्या है, ये ऐड पहुँचाना होगा, ये चीज़ें, पैसे वगैरह, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देनी होगी, वहाँ का क्या है, फिर से रिकंस्ट्रक्शंस वगैरह करना पड़ेगा। तो मार्शल प्लान आता है। मार्शल प्लान को नेटो के थ्रू इसे लॉन्च किया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि यूएस also created a new collective security structure under NATO. Under the Marshall Plan, the Organization for European Economic Cooperation was established in 1948 to channel aid to the West European state. ये कब हुआ? ये हुआ 1948 में। वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 45 में, और ये एड आया इनके लिए 1948 में। और धीरे धीरे ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज इसमें जुड़ी, इनको ये ऐड मिला, और यहाँ पे उन लोगों ने कोऑपरेट किया ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज पे। यानी इकोनॉमिक इश्यूज हटानी है हमें, वर्ल्ड ट्रेड को हमें बढ़ावा देना है, फ्री ट्रेड की तरफ एक के बाद एक तरीके से बढ़ना है। एक अगली बात कहता है यहाँ पे कि देखो क्या है, कि द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप। यहाँ ऐसा नहीं था कि अचानक से हो गया, जैसे हमने रशिया के बारे में पढ़ा, रशिया में उनको शॉक थेरेपी के बारे में पता चला, तो उन्होंने अचानक से सारी प्राइवेटाइजेशन और सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दी, जिसके कारण से कई सारे लॉसेस भी हुए। इन्होंने स्टेप बाय स्टेप किया, और स्टेप बाय स्टेप चाइना ने भी किया था। तो इसके थ्रू इन्हें बेनिफिट मिला कि धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी जो है वो बेटर होती गई। और यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि द कोलैप्स ऑफ द सोवियत ब्लॉक पुट यूरोप ऑन अ फास्ट ट्रैक एंड रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो जैसे-जैसे आप देखो, सोवियत यूनियन जो था, वो सोवियत जो था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया था, तो कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी उसमें थे। जैसे अगर आप रशिया को भी देखोगे, तो रशिया में एक पहाड़ है, उसके इधर का जो एरिया है, यानी कि उसके वेस्ट का जो एरिया है, उसे माना जाता है यूरोपियन कंट्रीज में, और उसके जो ईस्ट का एरिया है उसको माना जाता है पूरी तरीके से आपके एशियन कंट्रीज में। तो जो यूरोपियन कंट्रीज थी, एक तरीके से यूरोपियन यूनियन फॉर्म करने लगी कि भाई हम सभी को यूरोपियन यूनियन बनाना चाहिए, जिसके थ्रू हमें क्या हो, कि हमारे पास एक क्या हो, कॉमन हो हमारी फॉरेन सिक्योरिटी पॉलिसी, मतलब बाहर से कोई अगर हमारे यहाँ ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए कॉमन पॉलिसी हो, और हम लोग आपस में होम अफेयर्स वगैरह में हमारा एक जस्टिस हो, और सिंगल करेंसी हमारी, जो बाद में जाकर के यूरो बना। तो हमारा क्या हो कि यहाँ पे इस तरीके से एक यूनियन इन्होंने रखने की कोशिश करी। इन्होंने ये भी कोशिश किया कि while the attempts of to have a constitution for the यूरोपियन यूनियन have failed, इन्होंने कोशिश किया था यूरोपियन यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन रखें, लेकिन वो फेल हो गया। यहाँ पे उन्होंने अपना एक फ्लैग रखा, एंथम रखा, फाउंडिंग डेट रखी, करेंसी वगैरह रखा, और इसके साथ साथ इन्होंने ऐसा रखा कि एक कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, जिससे हम डीलिंग करेंगे अलग नेशंस के साथ। यानी कि अगर आपको जा करके यूरोपियन कंट्रीज, मैंने मान लिया एक जनरल कोई यूरोपियन कंट्री लेते हैं, जैसे मान लिया जर्मनी है, और अगर आप दूसरी एक कंट्री मान लो कि वहाँ पे नीदरलैंड है और कोई कंट्री है, तो अगर आप जा करके एक वहाँ पे ट्रेड करना चाहते हो, तो जो इनके साथ हो रूल, अगर आप यूरोपियन यूनियन के साथ के रूल को फॉलो करते हो, तो वो इनके साथ भी फॉलो होगा, इनके साथ भी फॉलो होगा, यानी इससे सभी का बेनिफिट होगा, कि अलग अलग जा करके ऐसा नहीं करना पड़ेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट आएगा वो सभी में, सभी के साथ आएगा, इससे सभी का बेनिफिट होगा। तो ये वहाँ पे डिमांड रखी जा रही थी। इस ये देखो एक मैप दिखा रहा है आपका, कि यहाँ पे ओल्डर मेंबर्स और न्यूअर मेंबर्स यूरोपियन यूनियन के कौन-कौन से हैं। पहले से मेंबर जो थे वो उसमें कई सारी कंट्रीज़ आ गई। स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस जैसी बड़ी कंट्री भी इनके साथ जुड़ी थी। स्पेन, इटली, इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ थी। बाद में पोलैंड, आपको एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्रीज़ में आपने देखा था, एस्टोनिया,
लातविया, लिथुआनिया, तो ये सारी कंट्रीज धीरे धीरे करके इनको जुड़ गई। आपको यहाँ देखने को मिल रहा है चेक रिपब्लिक, है ना, तो यहाँ पे जो चेकोस्लोवाकिया था ये आपको देखने को मिल रहा है, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इतना बड़ा पूरा पूरा चेकोस्लोवाकिया था, लेकिन ये पीसफुली दो पार्ट में ये टूटा, है ना, ऐसा कुछ इनके बीच में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं रही। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे क्या है यूरोपियन कंट्रीज में, मतलब ये एक तरीके से यूरोपियन यूनियन में ये मिलते गए, क्योंकि ये ज़्यादा बेनिफिट देख रहा था उनको। इसके साथ साथ इसमें कहा जाता है कि द ये जो यूरोपियन यूनियन का बनने का प्रोसेस था, है ना, वो बहुत ईजी नहीं था। बहुत सारी कंट्रीज थी वो इसका अपोज भी कर रही थी। आर नॉट वेरी इंथुजियास्टिक इन गिविंग द यूरोपियन पावर्स दैट दे वेर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ देयर कंट्री। देखिए क्या ऐसा क्यों है, मान लीजिए एक कंट्री है, लेट से हम बात करते हैं ब्रिटेन की, है ना, क्योंकि जो ब्रिटेन कंट्री थी ये जो थी ये चाह नहीं रही थी ज़्यादातर इनके साथ जुड़ना, है ना, अभी आगे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे कि कुछ लोग नहीं जुड़े इनके साथ। ऐसा देखिए क्यों है, मान लीजिए इंडिया में है, इंडियन का जो रेलवे सिस्टम है उस पे क्या खर्चे होंगे, क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें अगर इंडिया के पावर में आती है, इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके पावर में आती है। लेकिन मान लीजिए कि एशिया का पूरा एक यूनियन बन गया और एशिया के यूनियन में ये रूल आया कि भाई आपका जो ये चीज़ है सारे कंट्रीज का जो रेलवे का सिस्टम है वो ये यूनियन देखेगा। तो इस कंट्री को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि इनको लगेगा कि भाई हमारा ये कंट्रोल था इसके ऊपर, ये धीरे धीरे ये कंट्रोल चला गया, ऐसे तो और कंट्रोल भी जाते रहेंगे। तो इस कारण से ये कुछ लोग जो थे वो उसका अपोज भी कर रहे थे। आगे देखने को मिलता है द यूरोपियन यूनियन हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंसेस। कई सारे मिलिट्री और इस तरह के इन्फ्लुएंसेस भी थे। मतलब ये था क्या कि उस समय पे सबसे बड़ी जो पावर थी वो थी यूएस, यूएस का चल रहा था, और उसको काउंटर करने के लिए उस टाइम पे सबसे बड़ी पावर डेवलप हुई वो थी यूरोपियन यूनियन। इसके बारे में अभी हम देखने जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन जो वर्ल्ड की थी वो सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बन चुकी थी। कितनी की इकोनॉमी थी अभी, 17 ट्रिलियन की थी। इतनी बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया की तत्कालीन इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो पौने तीन के आसपास है, 2.6, 2.7, 2 ऐसे ही करके है। इंक्रीज होनी थी, इंक्रीज हुई भी, लेकिन कोरोना कोविड के कारण से फिर से डिक्रीज हुई। तो सोचो हमारी अगर पौने तीन है, यहाँ पे इनकी मिल करके 17 ट्रिलियन के आसपास थी। कब की, 2016 में ही। ये अकेली मतलब एक यूनियन थी जो यूएस को पूरी तरीके से हर तरीके में काउंटर कर रही थी। इससे हो क्या रहा था, ऐसा नहीं था कि यूएस का फिर हेगेमनी हर जगह होने वाला था। मान लो अगर यूएस कोई चीज़ डोमिनेटिव तरीके से अपनी चीज़ रख रही है, जो मतलब डिस्प्यूट्स हैं उसको भी वो फॉलो कर रही है कि भाई हम ये भले ही नहीं होगा लेकिन हम वो चीज़ करेंगे, तो इस पे एक यहाँ पे ब्लॉक लगा सकती थी जो थी हमारी यूरोपियन यूनियन। यानी पे एक अंकुश थी इस पे कि भाई आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे एक और बात कहता है, द यूनाइटेड स्टेट्स अलाउिंग इट टू बी मोर assertive इन ट्रेड डिस्प्यूट विद द यूएस एंड चाइना। Its economic power gives its influence over its closest neighbor as well as in Asia and Africa। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखो क्या है, जो यूरो है अब एक तरीके से यूएस डॉलर के लिए एक थ्रेट था, क्योंकि यूएस डॉलर अकेला डोमिनेंट नहीं था, और इसकी चीज़ें मतलब यूरो जो थी वो बहुत सारे और आसपास की नेटिव कंट्रीज में चल रही थी। साथ ही साथ आपको ये और देखने को मिलेगा कि जो ब्रिटेन और फ्रांस थी, दो कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट थी, वो दो कंट्रीज जो थी वो यूएन का परमानेंट सीट रखती हैं। पांच कंट्रीज थी, है ना, चार हुई फिर पांच हुई, और अभी इतना ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई जैसे जैसे यूएन के मेंबर्स, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, इतनी सारी कंट्रीज उसमें जुड़ रही हैं, तो आप परमानेंट सीट को भी बढ़ाएं। नॉन परमानेंट सीट का एक हिस्सा अलग अलग चेंजेस पर होते रहती हैं कंट्रीज, लेकिन परमानेंट कंट्रीज जो हैं वो फिक्स रहती हैं। पांच कंट्रीज हैं, ब्रिटेन फ्रांस उसमें से दो कंट्रीज हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि आपको यूएस भी उसमें देखने को मिलेगा, है ना, उसके बाद उसमें चाइना भी देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से पांच कंट्रीज आपको उसमें देखने को मिलेंगी जिनके पास परमानेंट सीट है, जिसमें से दो जो परमानेंट सीट होल्डर्स हैं, ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों यूरोपियन यूनियन के भी एक है मेंबर्स। तो इससे ये है कि जो भी अपनी चीज वो चाहेंगे वो बिना अंकुश के, बिना, ऐसा नहीं है कि यूएस बिना किसी मतलब कंपटीशन के ही वो अपनी जो भी चीज चाहेगा वो उसमें रख सकता है और वो पास कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। जैसे देखने को मिला ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, इस पे हुआ क्या कि दिस हैज enabled the EU to influence some US policies such as the current US position on Iran's nuclear program। जैसे इस पे जो पॉलिसी थी, जो पोजीशन थी यूएस की, उसको काउंटर करने में इसका यूज किया गया। ऐसे कई सारी चीजें थी जिसमें आप अगर ह्यूमन राइट का या किसी चीज का वायलेशंस वगैरह देख रहे हैं या वो सही नहीं है और फिर भी यूएस करना चाह रहा था, उस पे उनको काफी ज्यादा अंकुश लगाने के लिए मिला। यानी कि इससे आपको एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट यहाँ को मिलता है
कि द यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो यूरोपियन यूनियन का जो आर्म फोर्स था वो सेकंड लार्जेस्ट था वर्ल्ड का। इनका जो डिफेंस पे इन्वेस्टमेंट था वो भी सेकंड लार्जेस्ट था यूएस के बाद, सबसे ज्यादा ये पैसे लगा रहे थे। टू यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ब्रिटेन एंड फ्रांस आल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सेनल। आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटेन और फ्रांस ये जो दो हैं इनके पास न्यूक्लियर आर्सेनल भी है, और मिला करके 550 न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं टोटल इनके पास। इतना ज़्यादा, यानी कि ये बहुत ही पावरफुल है। भाई ब्रिटेन और फ्रांस ऑब्वियसली बहुत ही पावरफुल है। फ्रांस में आप देखोगे कि कई सारी जो जो फाइटिंग एयरक्राफ्ट वगैरह हैं वो फ्रांस से कई सारी आती हैं। रिसेंट में राफेल है ना, डोसॉल्ट की जितनी भी है वो सारी वो फ्रांस से ही आती है, जो इंडिया में आती है या कहीं पे भी जाती है। तो ये काफ़ी पावरफुल है ना, हर तरीके से। तो टेक्नोलॉजी वाइज भी। और दूसरी बात कह रहा है कि सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। अब टेक्नोलॉजी की अगर बात करो, इनकी मूवी वगैरह भी बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी से भरी हुई होती है। जैसे अगर आप मूवी देखो लूसी, आपने ज़रूर देखी होगी, तो ये पूरी तरीके से, अगर नहीं देखी तो इस मूवी को ज़रूर देखना। ये माइंड पे दिखाता है कि कितना ज़्यादा अगर माइंड का परसेंटेज आप यूज़ करो तो उससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये ऑब्वियसली वहीं की बनी हुई मूवी है। इससे आपको ये देखने को मिलता है कि इतने ज़्यादा हाई लेवल की अगर ये मूवीज़ बना रहे हैं, इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड में भी डेवलप्ड हैं और उस तरीके से सोचते हैं। आगे कहता है, जैसे जैसे ईयू बहुत ज़्यादा एक सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ बढ़ते गया, इस कई सारे फील्ड में इंटरवेंशंस भी बढ़ गए। जैसे इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल एरियाज में भी इसके इन्फ्लुएंस आप धीरे धीरे बढ़ते गए। लेकिन कह रहा है कि ऐसा हमेशा नहीं था, कुछ कुछ ऑड सर्कमस्टांसेस भी इसे देखने को मिली। Britain's Prime Minister Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion, and many of the EU's newer members made up of US-led coalition of the willing, whereas the Germany and France opposed American policy. There is also deep-seated Euro-skepticism, है ना, जिसमें skepticism मतलब इन लोगों का मतलब सही सा सबकी उसमें क्या थी, सेटिस्फैक्शन वगैरह वाली बात नहीं थी। तो इसमें कुछ इश्यूज भी इनको आई, है ना। अब देखो इश्यूज की थोड़ी बातें करते हैं, जैसे जो मैंने पहले आपको बताया। जैसे इशू में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मार्गरेट थैचर, इन्होंने अपने आप को, यूके को यूरोपियन मार्केट से दूर रखने की कोशिश करी। इसी के साथ साथ डेनमार्क और स्वीडन, ये दो कंट्रीज और, इन्होंने ऐसा ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं कि हम कोई चीज़ मतलब यूरो जो है वो उसका अडॉप्शन करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को इन्हें लिमिट करिए। तो ये चीज़ दिखाती है कि ये जो है, दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन टू एक्ट इन मैटर ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। जैसे फॉरेन रिलेशन और डिफेंस के सारे मैटर्स आप अकेले ले सकते हो, यूरोपियन यूनियन ही ले सकती है। इस पे थोड़ा सा काउंटर देखने को मिलता है। मार्गरेट थैचर जो प्राइम मिनिस्टर थे पहले, उन्होंने दिखाया कि भैया ऐसा है कि हम यूके के यूरोपियन मार्केट वाली पॉलिसी से अलग रहना चाहेंगे। साथ ही डेनमार्क और स्वीडन ने मना कर दिया भैया कि हम यूरोपियन की जो यूरो करेंसी है उसको हम अडॉप्ट करते हैं, ऐसा हम नहीं कर पाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब हमने पढ़ा कि पहली जो पावर थी जो काउंटर करने के लिए यूएस की हेगोमनी, जो एक मतलब अकेले उनका जो एक तरीके से ना पावर था, उसको काउंटर करने के लिए यूरोपियन यूनियन बनती है। लेकिन इसमें क्या थी कि ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज ही थी, यूरोपियन कंट्रीज थी। दूसरी एक पावर बनती है वो एशियन बनती है। अगेन इसमें आपको इंडिया की नहीं दिखेगी, इन दोनों में ही इंडिया की आपको नहीं दिखेगी। इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंतिम में आते आते बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ था वो हमने उसमें पढ़ लिया था। दूसरा जो आता है एशियान, एशियान का अभी भी एक पार्टनर इंडिया नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में अभी हम इसमें देखेंगे, और उसके बारे में कुछ और चीज़ें भी इंटरेस्टिंग देखेंगे कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं। इसका फुल फॉर्म है ASEAN, ये एक तरीके का एक्रोनिम है। ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो बात है ये सिर्फ साउथ ईस्ट की। इंडिया जो आता है वो कैसा है ना, साउथ एशियन में आता है, मतलब साउथ एशियन कंट्री है इंडिया। लेकिन इस ये बात करती है साउथ ईस्ट वाले मतलब कंट्रीज की, फिलीपींस और ये सब वाले जो एरियाज हैं वहाँ की बात। तो देखो इसको बनाया क्यों गया, इसको बनाया एग्जैक्टली इसलिए गया कि जो जो ऐसी कंट्रीज थी जो कभी ना कभी कॉलोनाइज थी। अब ज्यादातर कंट्रीज दो पावर्स के अंदर में कॉलोनाइज थी। यूरोपियन कंट्रीज, कोई ना कोई यूरोपियन कंट्रीज उनके ऊपर राज कर रही थी, जिसमें ज्यादातर जगहों पे ब्रिटेन कर रही थी। भाई जो यूनाइटेड किंगडम था वो तो यूएस तक पे उसने कॉलोनी बना रखी थी। तो यूरोप और जापान के अंडर में जो लोग थी ज्यादातर कॉलोनाइज कंट्रीज, उन लोगों का एक तरीके से इन्होंने एसोसिएशन बनाया। होता क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर वगैरह खत्म होता है तो सभी के ऊपर बहुत तरह के प्रेशर्स रहती हैं। आज़ाद भले हो गए ये,
लेकिन इनके ऊपर प्रेशर्स हैं क्योंकि इतना ज़्यादा इनका कॉलोनाइज्ड था, तो उसके कारण से कॉलोनाइजेशन का मतलब ही यही है कि भाई यहाँ पे अगर आप कॉलोनी बना रखे हो तो यहाँ से आर्थिक और सारी चीज़ों का शोषण करो और अपनी जगह पे लेकर के जाओ। तो ये सारी चीज़ें ये कर रहे थे, इसके कारण से इनके ऊपर बहुत सारी तरीके की दिक्कतें थी। इनके यहाँ पॉवर्टी थी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस था, बहुत तरह की और इनके ऊपर दिक्कतें थी। इस कारण से इनको ऐसा महसूस हुआ कि ऐसा है यार कि अलग-अलग अगर करके हम चलेंगे, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी चीज़ है नहीं, है ना? क्योंकि इससे क्या है कि हम में से कोई भी फिर से सही तरीके से नहीं चल पाएगा और हो सकता है फ्यूचर में आकर के फिर से किसी की कॉलोनी बन जाए हम, तो किसी का भी बेनिफिट हो नहीं पाएगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया क्या? आपका एशियान बनाया गया। अब यहाँ पे देखो एशियान के कुछ आपको ये मैप वगैरह में दिखा रही है। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो चाइना है। इधर कहीं जा करके आपका यहाँ कहीं आता है कौन सा सेक्शन, किसका सेक्शन आता है, तो वहां चल करके यहाँ चल करके आ जाएगा इस जगहों पे, कहीं आपका इंडिया आता है। अब आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे आपका बांग्लादेश वगैरह आ जाता है, यहाँ से आपका बे ऑफ बंगाल रहता है, यहाँ से आपका म्यांमार और ये सारी एरिया जो हैं वो एक तरीके से स्टार्ट होती हैं। तो ये आ गया आपका साउथ एशिया, ये आ गया साउथ ईस्टर्न एशिया, है ना? तो ये सारी कंट्रीज जो थी वो उसमें ज्यादातर जा करके मिली हुई थी। अब यहाँ पे देखो क्या है कि जो एशियान थी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1967 में। ये टाइम था जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उस समय जब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो मेन कंट्रीज कौन कौन सी थी जिन्होंने स्टार्ट किया था, तो इंडोनेशिया था, मलेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था और थाईलैंड था। अगर आप इस मैप में देखो, इन्होंने एक बैंकॉक डिक्लेरेशन, बैंकॉक जो कहाँ है, थाईलैंड में है। तो थाईलैंड आपको, इसको मैं और ज़्यादा जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ आपको थाईलैंड यहाँ देखने को मिलेगा, ये है थाईलैंड। थाईलैंड में एक बैंकॉक एक सिटी है, और वहाँ पे आकर के एक ट्रीटी साइन होती है। जो कंट्रीज थी, जो कंट्रीज अभी बताया मैंने कि कौन कौन सी थी, थाईलैंड थी, थाईलैंड के साथ साथ कौन कौन सी थी, म्यांमार थी, सॉरी थाईलैंड थी, थाईलैंड के साथ मलेशिया थी और इंडोनेशिया थी। तो थाईलैंड थी, यहाँ पे आपको इंडोनेशिया दिख जाएगा, मलेशिया दिख जाएगा, तो ये सारी कंट्री, सिंगापुर है यहाँ पे आपको, इस जगह पे आपको फिलीपींस देखिए, ये आपको सेंटर फिलीपींस का दिख जाएगा। तो ये सारी कंट्रीज वहाँ कहाँ, ये मलेशिया है, ये सारी कंट्रीज पहुँचती हैं थाईलैंड, और यहाँ के बैंकॉक में एक साइन करती हैं एक ट्रीटी, वो एशियान की रहती है। तो शुरू में 5 रहती हैं। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि यार ऐसा है कि हम लोग को मिलजुल करके काम करना है, सोशल प्रोग्रेस करना है, हम लोगों का अपना एक तरीके से प्रमोट करना है रीजनल पीस वगैरह, आपस में हम इंटरनल ट्रेड जो है वो बैरियर्स को हटा देंगे। ये सारे प्रिंसिपल लेकर के चल रहे थे। इनमें क्या है, फिर बाद में कुछ और कंट्रीज इनको ज्वाइन करती हैं, ब्रूनो, दारुसलम, वियतनाम, लाओ, पीडियार और म्यांमार और कंबोडिया। ये सारी कंट्रीज और इसे ज्वाइन करती हैं, तो यानी मिल करके ये कितनी हो गई अब 10, है ना? आपको ये देखो, एक कंट्री ये, दो, वियतनाम, तीन ये, म्यांमार चार और कंबोडिया पांच, ये पांच अब जुड़ी और पांच पहले थी। ये मिल करके अब टोटल 10 कंट्रीज हो गई। 10 कंट्रीज मिले, तो इसके कारण से अब इनको क्या है कि इनका जो पावर है और एक तरीके से इन्फ्लुएंस जो है वो धीरे धीरे रिकॉग्नाइज करा गया पूरे कंट्री वर्ल्ड के द्वारा, और पावर बढ़ चुकी है। तो अब यहाँ देखो क्या मिलकर मिलता है कि Asian countries have celebrated what has become known as Asian Way, a form of interaction that is informal, non-confrontationist and cooperative. इनका था कि भाई ऐसा है कि हम कभी भी अगर आपस में भी, ये चीज़ को हम देखेंगे कि अगर आपस में अगर हमारे डिस्प्यूट होता है तो ऐसा नहीं कि हम आपस में कभी आर्मी वगैरह या पावर वो वेपन्स लेकर के झगड़ा करने लगेंगे, हम बैठ करके उस चीज़ को रिजॉल्व करेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलता है कि इनका एक ये लोगो है, लोगो इन्होंने बना रखा है। जो लोगो देखिए क्या है, ये एशियन फ्लैग का एक लोगो है। ये बताता है 10, इसमें देखो 10 स्टॉक्स हैं, 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी राइस। 10 स्टॉक क्यों है, क्योंकि टोटल कंट्रीज कितनी है, 10। पैडी राइस, द 10 साउथ एशियन कंट्री, एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडेरिटी, है ना? इसको ये सिंबलाइज कर रहा था। तो ये एक तरीके से इसका लोगो है। आपसे अगर पूछा जाए कि इस पे 10 पैडीज क्या शो करती हैं, तो आपको सिंपली यही बताना है कि सिंस अभी 10 कंट्रीज स्टार्टिंग में इसके पास जुड़ी हुई थी, है ना? अब ये चीज कहता है कि जो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी है was based on the conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation, जो मैंने आपको बताया। ये लोग ये मानते थे कि भैया ऐसा नहीं है, आपस में अगर कभी झगड़ा वगैरह होता है तो उस बात को हम बैठ करके ही सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि आपस में हम आर्म फोर्सेस वगैरह के थ्रू यूज करके आपस में मारपीट कर लें। कहता है कि the while the Asian region was as a whole in a much smaller economy compared to the US and EU and Japan, ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान बहुत बड़ा पावर उस समय था, है ना?
और यूएस, इन सभी के कंपैरिजन में बहुत ही कम, इसकी टोटल पैसे बहुत ही कम थी, लेकिन इसकी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। इस शब्द का हेरा फेरी, इन शब्द के वर्ड का मतलब ये है, देखो एक फैमिली है जिसके पास 10 रुपए है, एक फैमिली है जिसके पास 100 रुपए है, लेकिन ये एक साल में 100 रुपए से बढ़ करके लेट से क्या होती है कि ये कितनी हो जाती है, 110 रुपए होती है, यानी कि ये 10% बढ़ रही है। और ये 10 रुपए से होकर के हो गई कैसी, 15 रुपए हो गई, यानी कि इसका इंक्रीज कितना हुआ, 50% का हुआ। तो इन कंपैरिजन पूरे पैसे तो इस फैमिली के पास कम है, लेकिन इसकी इंक्रीज कैसी हो रही है, इंक्रीज बहुत ही ज्यादा फास्ट हो रही है। तो जो हमने देखने को मिला कि एशियन कंट्रीज का जो इकोनॉमी था वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, क्योंकि ये सारे ट्रेड वगैरह बैरियर वगैरह हटा रखे थे इन लोगों ने, इसके कारण से इन्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था। इन एरिया में यही चीज बता रही है कि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की चीजें थी इनके फील्ड में, वो बहुत अच्छी आ रही थी बाहर से। जो द यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव फास्ट टू नेगोशिएट एफटीए इन एशियन कंट्रीज। इसमें एफटीए का मतलब है फ्री ट्रेड एरिया। फ्री ट्रेड एरिया का मतलब है, देखो यार, कि ऐसा है, हम आपस में अगर एक यूनियन बना रहे हैं, तो हम तुम्हारे यहाँ पे अगर कोई चीज ला रहे हैं तो वहाँ पे है ना, ऐसा बहुत ज्यादा उस पर कोई टैक्स वगैरह, या मतलब नॉमिनल कोई टैक्स हो या टैक्स वगैरह की चीजें ना हो, इस तरह का हमारे बीच में एक फ्री ट्रेड होनी चाहिए। तो इसको वहाँ पे सपोर्ट किया गया। अब इससे देखो हुआ क्या, बताया जा रहा है कि यहाँ पे its vision 2020 has defined an outward-looking role for ASEAN in the international community. This builds on the existing ASEAN policy to encourage negotiation over the conflicts in the region. अब इससे हुआ क्या कि कई सारी इनके बीच में अगर क्राइसिस हुई है ना, तो एशियान उसमें जाता था मीडिएट करने के लिए। जैसे देखा जाता है कंबोडियन कन्फ्लिक्ट या ईस्ट टाइमोर क्राइसिस, इन सब में एशियान एज अ मीडिएटर जाता था वहां पे जा करके, क्या है कि उनके बीच में मीडिएशन कराता था कि भैया ऐसी चीजें ना हो, और जो चीजें ऐसे किसी रिजल्ट पे आ जाते हैं जो दोनों के लिए बेनिफिशियल हो और किसी को भी ज्यादा लॉस ना हो। अगली चीज देखने को मिलती है कि ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स, इंडिया फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू एशियन। एशियान पे इनकी जो फॉरेन, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी बहुत ज़्यादा रुझान नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे बाद में जब इन्होंने देखा कि एक तरीके से बहुत बड़ी एसोसिएशन में इमर्ज कर रही है, और इसमें चाइना और बहुत बड़े पावर्स भी नहीं है, तो इधर की तरफ इंडिया का रुझान बढ़ा। इन्होंने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 3 एशियान मेंबर्स के थ्रू, जो बहुत बड़े मेंबर्स थे, मलेशिया, सिंगापुर एंड तीसरी कंट्री आती है आपकी थाईलैंड। इनका सबके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसका आप फोटो देख सकते हो। यहाँ पे आपको मोदी जी दिख रहे हैं, यहाँ पे उनका मतलब इंडिया भी उसमें ज्वाइन हो रखा था, है ना। यहाँ पे आपको ये देखो, ये भी दिख रही है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको ये देखने को मिलता है कि इंडिया का भी अब रुझान जो है वो उसकी तरफ धीरे धीरे करके अब बढ़ता दिख रहा था। अब इसमें क्या है कि Asian strength, however, lies in its policies of interaction and consultation with member state, with dialogue partners, and with other non-regional organizations. It is the only region association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political security concerns. देखो पॉइंट क्या था कि मान लो अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न साउथ एशियन कंट्रीज के साथ या इधर के साथ होती है, तो हम वो चीज़ों को बैठ करके आपस में सुलझा सकते हैं, या हमारे ऊपर कोई और भी अगर अटैक वगैरह करना चाहता है, तो उस चीज़ को हम ऐसे बैठ करके ना आपस में अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इससे हमारी पावर बढ़नी ही थी। ये एक अच्छा मूवमेंट था इंडिया के थ्रू, कि उन्होंने जा करके, देखो यहाँ पे आपको चीज़ें भी जो है वो इंडिया जो है वो एक तरीके से हिंदी में ही लिखी हुई मिलेगी। 2018 में ये समिट होता है, और इसमें ये देखने को मिलता है कि ये सारी पावर जो है वो इंडिया के साथ भी मिल रही हैं। इससे इससे इंडिया का धीरे धीरे क्या करके है ना बेनिफिट हो रही है। यानी कि 3 कंट्रीज कौन कौन सी थी, तो एक आपको थाईलैंड देखने को मिलती है, एक कंट्री मलेशिया देखने को मिलती है, और एक कंट्री आपको सिंगापुर देखने को मिलती है। मलेशिया की इनको आप जरूर पहचानते होंगे, अभी रिसेंट में कूप हुआ है, इसमें ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर है मलेशिया की, है ना। तो इस तरीके से अभी इस लेक्चर में हम यहीं तक की बातें करेंगे। आगे के अपने लेक्चर में हम बात करेंगे इस चैप्टर के बची हुई चीज़ों में, जिसमें हमें मेजरली देखना है कि चाइना इतनी बड़ी इकोनॉमी के तरीके से कैसे राइज करा, उसके ऊपर काउंटर कौन कौन सी चीज़ें थी, और इंडिया का चाइना के साथ रिलेशंस वगैरह कैसे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।